लेकिन नेता भी सोचते हैं कि झूठ इतना बोला जाए तो जनता उनके झूठ को पहचान ना पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने गजब कर रखा है, और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारी गोदी मीडिया ने उनकी स्तुति गान गाने में उनसे भी आगे झूठ का अंबार खड़ा कर दिया, पहाड़ खड़ा कर दिया है। अभी भी नारे लग रहे हैं, अब की बार 400 पार। जब किसी गोदी मीडिया के बड़े पत्रकार से पूछने लगो कि ये 400 पार का आंकड़ा तो समझा दीजिए, कहां से आया। दक्षिण में भाजपा साफ, उत्तर पूर्वी राज्यों में हालत खराब, महाराष्ट्र में बुरी हालत, कर्नाटक में भारी नुकसान, उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद सीट का शेयरिंग के बाद पसीने उड़े, तो खेल हो कहां रहा है। बिहार में नीतीश बाबू को लाया, तेजस्वी का ग्राफ बढ़ गया। 400 पार या फिर 272 के लिए लाले पड़ना। और उत्तर प्रदेश जो भाजपा बड़ा सुरक्षित मान रही थी, वहां जो गुल खिल रहे हैं, उसने लखनऊ से दिल्ली तक तापमान बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ के तेवर, उनकी रणनीतियों ने दिल्ली को समझा दिया है कि योगी को सिर्फ प्यादा समझने की भूल ना करें। योगी के समर्थकों के संदेश बड़े मायने रख रहे हैं। उनमें से एक नाम है रघुराज प्रताप राजा भैया। समाजवादी पार्टी से 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन सपा के प्रदेश अध्यक्ष गए तो उनके सामने बैठ के खाने की थाली वाला फोटो भी जारी कर दिया गया। अखिलेश यादव से भी बात कर ली गई। वो भागे भागे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगले दिन राजा भैया के यहां पहुंच गए, और लोगों का कहना है कि राजा बिना भैया बिना योगी आदित्यनाथ की मर्जी के अखिलेश यादव से बात कर नहीं सकते, और अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा मजबूत हो उत्तर प्रदेश में। तो गेम क्या है, गणित क्या है, कौन सा गणित ऐसा है जो मोदी के पसीने ला रहा है, कौन सा गणित ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान साहब और छोटे चाणक्य को उलझा रहा है, उत्तर प्रदेश में फंसा रहा है। और ये सब रहेगा तो 400 पार का सपना कहां पूरा होगा, कैसा पूरा होगा। ये सारी बातें की हैं हमने विस्तार से प्रोफेसर अभय दुबे जी के पास साथ, जाने माने पत्रकार, तमाम बड़े टीवी चैनलों पे आप उनको देखते रहते हैं। बहुत गहरी समझ है राजनीति की, बहुत गहरी समझ है मनोविज्ञान की, समाज शास्त्र की। तो जाहिर है अभय दुबे बताएंगे, बहुत बड़े खुलासे करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा इंटरव्यू सुनिएगा जरूर, और अपनी राय से अवगत कराइएगा जरूर चैनल को ज्वाइन करने के साथ। चलते हैं इन तमाम बातों के जवाब लेने के लिए अभय दुबे जी के साथ। स्वागत है अभय दुबे जी 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका। और आज मैं ये बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि मुझसे कहीं ज्यादा आपने चुनाव देखे हैं, मुझसे कहीं ज्यादा राजनीतिक दल देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा ख्याली पुलाव और गोदी मीडिया का इतना ज्यादा ढोल बजाना कि अब की बार 400 पार। मैं चैनलों पे देख रहा था, कुछ पे बाकायदा बहस चल रही है, और चैनल के एंकर ये साबित कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कोई देश का प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ कैसे बोल सकता है। पहले तो ये हो रहा था कि भाई इंडिया गठबंधन बिखर गया, अब तो सब में लड़ाई हो गई, उत्तर प्रदेश में लड़ाई हो गई, दिल्ली में हो गई। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीटों का बहुत सहज बंटवारा हुआ, और समाजवादी पार्टी से संकेत आ रहे हैं कि अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल होंगे, दिल्ली में भी मामला लगभग सुलझ गया। उसके बाद 400 पार, ये आंकड़ा क्यों कहा जाता है। सबको पता है कि झूठ है, तो ये बात क्यों बार बार कही जा रही है। देखिए, मैं आपको 2019 की याद दिलाऊंगा। 2019 में तो कोई इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज थी नहीं, सोचा भी नहीं गया था इस बारे में। जो गैर भाजपा विपक्ष की एकता थी वो तकरीबन जीरो थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठजोड़ किया था, लेकिन वो गठजोड़ भी उस तरीके से उसके पीछे कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं था। उसके पीछे मतलब उसके पास कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था, उसके पीछे कोई राष्ट्रीय नारा नहीं था, कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था उसके पीछे एकता का। तो मतदाता की समझ में नहीं आता था कि भाई इनको हम क्यों वोट दें, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा है। उसके बावजूद भी भाजपा को कितनी सीटें मिली थी? भाजपा को 303 सीटें प्राप्त हुई थी उसके बावजूद भी। अच्छा, आज एक गैर भाजपा एकता का एक प्रतीक स्वरूप इंडिया गठबंधन है। मैं ये मान सकता हूं कि ये उतनी बड़ी एकता नहीं है जितनी बड़ी एकता शुरू में हम सब लोगों ने सोची थी कि होगी। उतनी व्यवस्थित एकता भी नहीं है। कई राज्यों में ये चीज बिखर भी गई है। इंडिया गठबंधन के जो शुरुआती कर्णधार थे नीतीश कुमार, उनको भाजपा ने फोड़ लिया, या खुद ही वो इसलिए मुझे लगता है आए इसीलिए थे ताकि वो बाद में खुफिया तौर पे आए और बाद में चले जाएं। मैं तो ये मानता हूं इस बात को। तो ये सब अब
पिछली बार के मुकाबले इस बार परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। विपक्ष कई जगहों पर एकताबद्ध है। पर दिल्ली में कोई एकता नहीं थी। इस वक्त दिल्ली में खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 4 और 3 के फार्मूले पर सलाह हो गई है। कांग्रेस, जहां तक अभी तक मुझे जानकारी मिली है, कांग्रेस पूर्वी दिल्ली लड़ेगी, कांग्रेस चांदनी चौक से लड़ेगी और कांग्रेस उत्तर पूर्व दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ेगी, जहां पर दंगे हुए थे। बाकी 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और मुझे ये भी पता चला है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गुजरात को लेके भी कुछ सीटों का कुछ होगा, यानी वहां आम आदमी पार्टी को भी कुछ मिलेगा। मेरे ख्याल से दिल्ली में जो समझौता नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे ये कारण भी था शायद, संभवतः अभी पता चलेगा और साफ कि वो गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अब आप देखिए, जो कल ही जब समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश को लेकर जो समझौता हुआ, उस समझौते में एक खजुराहो की सीट भी मिली है समाजवादी पार्टी को। पहले तो 2 विधानसभा की सीटें भी देने को तैयार नहीं थे वो। बहरहाल, तो कहीं पर समझौता नहीं हुआ है, लेकिन कहीं पर समझौता हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 के मुकाबले मुश्किल है। फिर आप देखिए, अब आप वहां चलिए, आप ऊपर चलिए, यानी आप उत्तर पूर्व चलिए। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम। मैं एक एक करके इसलिए कह रहा हूं ताकि बात ठीक से समझ में आए हमारे दर्शकों की। असम है। असम में कांग्रेस का बाकायदा एक पुराना स्थापित जनाधार है। असम में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरह नहीं हो गई है। असम में कांग्रेस पश्चिम बंगाल की तरह नहीं है। असम में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, जिसकी जबरदस्त टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार भी हुई थी और इस बार भी होने वाली है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शुरुआत में ही सबसे ज्यादा समय आसाम में गुजारा और उन्होंने सीधी सीधी हेमंत विश्व शर्मा को चुनौती दी। हेमंत विश्व शर्मा ने उनकी खिलाफ FIR लिखने की भी धमकी दी, फिर बाद में बोले कि अब चुनाव के बाद FIR दाखिल। हाँ, तो ये मेरा मानना यह है कि वहां भी कांग्रेस को लाभ होने वाला है। जो कांग्रेस का पिछला नतीजा था, उसमें कांग्रेस बेहतर नतीजा निकालेगी। इस बार कांग्रेस कर्नाटक में भी बेहतर नतीजा निकालेगी। मैं बिल्कुल बॉन्ड पे लिख के दे रहा हूं आपको, जिस तरह पिछली बार हुआ था उस तरीके से नहीं होगा। कांग्रेस तेलंगाना में भी बेहतर नतीजे निकालेगी। तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार ही है। भाजपा को पिछली बार 4 सीटें मिली थी, इस बार 4 सीटें नहीं मिलेंगी। हो सकता है उसे 2 सीटें मिले, हो सकता है उसे 1 सीट मिले।